नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम अफेयर्स में। आज हम इंडियन पॉलिटी का लेक्चर 1 स्टार्ट करेंगे। साथ ही आज की जो क्लास है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में कराऊंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि मैं आज आपके इंडियन जीके के पढ़ने के तरीके को एकदम ही बदल दूंगा। चलिए देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। इंडियन पॉलिटी में जो सबसे पहली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हम करेंगे वो है कॉन्स्टिट्यूशन। आखिर कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? अगर आप पूरे वर्ल्ड में देखो, इतनी सारी कंट्रीज है और मैक्सिमम कंट्रीज का अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता क्या है? ये हमें बताता है बेसिक प्रिंसिपल्स, बेसिक लॉज एक कंट्री को गवर्न करने के लिए, जिसमें जो लोग रह रहे हैं उनके कुछ राइट्स होंगे, जो गवर्नमेंट रूल कर रही है उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, कुछ ड्यूटीज होगी। अगर मैं आपको आम भाषा में बोलूँ तो कॉन्स्टिट्यूशन में बताता है एक कंट्री को रन कैसे किया जाए, यानी हाउ टू रन अ कंट्री। फिलहाल तो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनेक्ट कब हुआ था? 26 नवंबर 1949, यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949। ये डेट आपने याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तभी जो हम अपना संविधान दिवस है, कॉन्स्टिट्यूशनल डे, को मनाते हैं 26 नवंबर को। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो लागू कब हुआ, यानी फोर्स में आया था, वो आया था 26 जनवरी 1950। तो दोनों ही डेट इंपॉर्टेंट है। 26 नवंबर को 1949 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बन के तैयार हुआ और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तभी जो हमारा रिपब्लिक डे हम मनाते हैं 26 जनवरी को। अब मैंने कई सारे स्टूडेंट्स देखे जिन्हें ये डिफरेंस ही नहीं पता होता कि रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे में क्या डिफरेंस है। तो इंडिपेंडेंस डे क्या होता है? जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने लगभग 200 साल तक हम पे राज किया था। तो 15 अगस्त 1947 को हम उनसे आज़ाद होते हैं। तो हम अपना इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं? 15 अगस्त को। और जो रिपब्लिक डे वो मनाते हैं हम 26 जनवरी को, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो उस टाइम हम रिपब्लिक हो गए थे। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? यहाँ पर कोई हेरिडिटी रूल नहीं है। हेरिडिटी रूल होता है जैसे कि आप पुराने समय में देखो, कोई राजा होता है तो राजा का बेटा राजा ही बनता है बड़े होके। तो इंडिया रिपब्लिक बन गया। तो रिपब्लिक का मतलब क्या है? यहाँ पर हेरिडिटी रूल नहीं है, यानी जो एक बार प्रेसिडेंट बन गया उसका बेटा वापस प्रेसिडेंट नहीं बनेगा। यहाँ पर इलेक्शन के थ्रू बनता है। तो हमारा जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है, और वो कैसे बनता है? वो इलेक्शन के थ्रू बनता है। नेक्स्ट चीज़ है, हमें पता होना चाहिए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था उस समय उसमें आर्टिकल कितने थे? 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल। अगर मैं आपको अभी प्रेजेंट की बात करूँ तो 450 से भी ज़्यादा आर्टिकल हो गए और 12 शेड्यूल हैं। तो ऐसा है, जो आर्टिकल है वो ऐड होते रहते, क्योंकि जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था हमें पूरी तरह से पता नहीं कि उसमें खामियां क्या है। वो तो हमें टाइम के साथ पता लगेगी, जिससे जो लोग हैं उनको सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल बेनिफिट्स हम दे सकें। तो उसके लिए हम अमेंडमेंट्स करते हैं, कुछ आर्टिकल्स ऐड करते हैं। तो आपसे प्रेजेंट के कभी नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा जब पास हुआ था उस समय कितने आर्टिकल्स थे। तो उस समय थे 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स। नेक्स्ट थिंग है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसे बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे दी थी? वो दी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। तो उसमें टोटल मेंबर्स कितने थे? उसमें मेंबर थे 389 मेंबर्स। देयर वर अ टोटल ऑफ 389 मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब इनमें से भी 389 मेंबर्स में से जो 296 थे, ये कहाँ से आते हैं? ये आते प्रोविंशियल असेंबलीज से। तो ये आपको पता होना चाहिए। और जो बाकी बचे होते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो आते प्रिंसली स्टेट से। अब जो प्रोविंशियल असेंबलीज है और प्रिंसली स्टेट्स है, इसमें क्या डिफरेंस है? जो प्रोविंशियल असेंबलीज होती इसमें जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो डायरेक्टली रूल कर रहे होते हैं, यानी उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो वाइसरॉय होते हैं उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे होते हैं। मगर वहीं जो प्रिंसली स्टेट्स होते हैं इसमें राजा होता है। वो राजा वैसे तो ब्रिटिशर्स के अधीन होता है, उनके सारे रूल फॉलो कर रहा होता है। इसी वजह से जो ब्रिटिशर्स होते हैं उन्होंने उसे पावर्स दी होती है अपने जो एरिया है, लैंड है, उसमें राज करने के लिए। तो 296 आते हैं प्रोविंशियल असेंबली से इलेक्ट होके, और जो बाकी बचे हैं वो नॉमिनेट होकर आते हैं प्रिंसली स्टेट से। टोटल कितने मेंबर्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? 389। ये आपको पता होना चाहिए। और एक और चीज़ है, जब पार्टीशन हो जाता है तो उसके बाद कितने मेंबर्स रह जाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? वो रह जाते हैं 299। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा क्या होता है, जैसे पार्टीशन हो जाता है उसके बाद जो एरिया होता है, जो कंट्री पाकिस्तान है उसका जो एरिया है, वहाँ से भी जो इलेक्ट हुए होते हैं वो पाकिस्तान में चले जाते हैं, तो वो हट जाते हैं। तो उसका मतलब है कि 389 से जो बचते हैं वो कितने होते हैं? 299 बच जाते हैं। क्योंकि आप देख सकते हो जो हम आज़ाद हुए थे वो थे 15 अगस्त 1947 को, और उसी के एक दिन बाद जो पाकिस्तान है वो बन जाता है। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो कब बना था? 26 जनवरी 1950 को। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा बना था 26 जनवरी 1950 को, यानी आप देख सकते हो उसकी भी 2-3 साल बाद बन रहा है। तो ऐसा है, जो हमारी आज़ादी का टाइम है उसके बाद जो मेंबर्स हैं वो घट जाते हैं, वो हो जाते हैं 299। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में बन रखा है कि आफ्टर पार्टीशन व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो वो हो गया था 299, और पहले कितना था जब बनी थी? तब थे 389, जिसमें से 296 प्रोविंशियल असेंबली से आए थे और बाकी बचे हुए प्रिंसली स्टेट से।
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको मैंने चीज़ बता दी है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कितने मेंबर थे। अब उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसकी फर्स्ट मीटिंग कब हुई, ये भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946, जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसके पहले प्रेसिडेंट कौन बनते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा। ये नाम आपने याद रखना है कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसके पहले प्रेसिडेंट बनते हैं सच्चिदानंद सिन्हा, मगर जो परमानेंट प्रेसिडेंट बनते हैं उनका नाम होता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वो बनते हैं 11 दिसंबर को। तो ऐसा है, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की पहली मीटिंग होती है 9 दिसंबर को, उसमें जो सबसे सीनियर मोस्ट होते हैं उन्हें प्रेसिडेंट बना देते हैं, तो सीनियर मोस्ट सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं, इन्हें प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। उसी के 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर को इलेक्शन होते हैं, तो इलेक्शन के थ्रू जो बनते हैं वो होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अगर आपसे पूछे कि पहले जो प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, तो वो कौन थे, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। अगर आपसे पूछे कि परमानेंट यानी फुल टाइम प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये नाम आपने याद रखना है। फिर उसके बाद आता है श्री BN राव वॉज अपॉइंटेड एज द लीगल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। इस नाम को भी याद रखना, श्री BN राव वॉज अपॉइंटेड एज द लीगल एडवाइजर। तो ये लीगल एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, श्री BN राव। एक और चीज़ आपको बेसिक चीज़ बताता हूँ, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसे बनने में कितना टाइम लगा। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसे बनने में कितना टाइम लगा, 2 years 11 months और 17 days। तो ये आपने याद रखना है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसे बनने में लगा 2 साल 11 महीने और 17 दिन। एक और चीज़ है, मैंने आपको प्रेसिडेंट तो बताया, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थे उसके प्रेसिडेंट पहले थे सच्चिदानंद सिन्हा, और जो परमानेंट बने थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे पूछ ले कि वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, तो वाइस प्रेसिडेंट का नाम भी आपको पता होना चाहिए, उनका नाम था हरेंद्र कुमार मुखर्जी। ठीक है, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। तो वाइस प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, हरिंदर कुमार मुखर्जी। ये नाम आपने याद रखना है। तो बेसिक से मैंने आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ चीज़ें बता दी है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इनेक्ट यानी बना 26 नवंबर 1949 को, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसके जब पास हुआ तो उसमें कितने आर्टिकल थे, 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल। टोटल जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मेंबर्स थे वो कितने थे, 389। पार्टीशन के बाद कितने हो जाते हैं, 299। फिर जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसकी पहली मीटिंग कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को, और जो पहले प्रेसिडेंट बनते हैं वो होते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। उसी के 2 दिन बाद जो परमानेंट बन जाते हैं इलेक्शन के थ्रू वो होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसके लीगल एडवाइजर कौन थे, श्री BN राव, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं हरेंद्र कुमार मुखर्जी। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटीज़ बताने वाला हूँ। इसमें आपको याद क्या करना है, जो कमिटीज़ हैं उनके चेयरमैन कौन है। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि इस वाली कमेटी के चेयरमैन कौन थे, तो मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ कि आपको याद कैसे करना है, क्योंकि देखिए इतनी सारी कमेटी है उनके चेयरमैन, तो याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये ट्रिक मैं खुद फॉलो करता था याद करने के लिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो इंपॉर्टेंट कमिटीज़ में सबसे पहली जो हमारी कमेटी है वो है यूनियन पावर्स कमेटी। तो जो यूनियन पावर्स कमेटी थे इसके चेयरमैन कौन थे, इसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू कौन थे, ये हमारे फर्स्ट PM थे। तो जो PM होता है आपको पता है बहुत पावरफुल होते हैं, तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि जो PM होगा वो फर्स्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। तो फर्स्ट PM जवाहरलाल नेहरू थे, तो इसके जो हेड थे यूनियन पावर्स कमेटी, इसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। वैसे ही यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके चेयरमैन भी जवाहरलाल नेहरू है, और स्टेट्स कमेटी इसके चेयरमैन भी जवाहरलाल नेहरू है। इन तीनों कमेटी के चेयरमैन है जवाहरलाल नेहरू। तो पावर से आप याद रख सकते हो यूनियन पावर कमेटी के जवाहरलाल नेहरू है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन वैसे ही बहुत सुप्रीम होता है, सबसे सुप्रीम होता है। अगर आप इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कुछ भी नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन भी पावरफुल हो गया। वैसे आप याद कर सकते हो कि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के भी जवाहरलाल नेहरू हो गए। और जो PM है वो हर एक स्टेट में एक अंडर आती है उसके, अगर PM होगा पावरफुल होगा तो सारी स्टेट्स उसके अंडर आएगी। तो थर्ड होगी स्टेट्स कमेटी, ये भी जवाहरलाल नेहरू इसके चेयरमैन थे। तो इन तीनों कमेटी के जो चेयरमैन है वो है जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। फिर उसके बाद आती है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। अब आपको पता है जो सरदार पटेल थे इन्होंने 550 प्लस प्रोविंशियल प्रिंसली स्टेट्स थी उन्हें मिलाया, साथ में प्रोविंशियल असेंबलीज थी 11-12, तो उन सबको मिला के एक बड़ा विशाल इंडिया बनाया। तो आप ऐसे याद कर सकते हो जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी यानी जो स्टेट्स को मिलाने का काम था वो किसको मिला था, वो मिला था सरदार पटेल को, एकजुट करने का, इंडिया बनाने के लिए। तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन थे सरदार पटेल। एक और कमेटी है उसके चेयरमैन थे सरदार पटेल, वो है एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, मिनोरिटीज एंड ट्राइबल
एंड एक्सक्लूडेड एरिया। अब इसको कैसे याद करोगे, अब पूरा इंडिया मिलाना था तो उसमें कुछ ट्राइबल एरिया भी होगा, कुछ माइनॉरिटीज़ भी होगी, तो ऐसे याद कर सकते हो कि ट्राइबल एरिया, माइनॉरिटी, इन सबको मिलाया तब जाके इंडिया बना। तो जो एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, इसके चेयरमैन भी सरदार पटेल है। तो मैंने आपको 5 कमिटीज़ बता दी, 3 हमारे ऊपर दिए, यूनियन पावर्स कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और स्टेट्स कमेटी। इसके हैं जवाहरलाल नेहरू। 2 ये रही प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके सरदार पटेल है, और एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स मिनोरिटी एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड, इसके भी सरदार पटेल है। फिर इसकी 3 सब कैटेगरीज चल पड़ती है, जो आपकी एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स मिनोरिटी एंड ट्राइबल है। फिर तो इसकी सब कैटेगरी क्या है, फंडामेंटल राइट सब कमेटी। तो जो फंडामेंटल राइट सब कमेटी, इसके चेयरमैन कौन थे, इसके चेयरमैन थे जेपी कृपलानी। अब इसे कैसे याद करोगे कि आपको कोई फंडामेंटल राइट दे रहा है, मतलब आपको कुछ कृपा कर रहा है ना, आपके राइट्स दे रहा है तो कृपा कर रहा है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो जेपी कृपलानी। देखिए कृपा यूज हो रहा है तो जेपी कृपलानी। तो फंडामेंटल राइट सब कमेटी के चेयरमैन थे जेपी कृपलानी। फिर है माइनॉरिटीज़ सब कमेटी। तो जो माइनॉरिटीज़ होती है, इसको याद करने का तरीका ऐसे समझो कि माइनॉरिटीज़ होती है वो हर चीज़ के लिए मुकर जाती थी। क्यों मुकर जाती थी, क्योंकि उनकी संख्या कम होती थी, उन्हें पता है उनका हक नहीं मिलेगा, जो ज़्यादा नंबर में होंगे उन्हीं को मिलेगा। तो माइनॉरिटीज़ मुकर जाते थे हर चीज़ के लिए, तो इसको याद सकते हो एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, एच.सी. मुखर्जी, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। बाकी फिर सब कमेटी ऑन नॉर्थ ईस्ट इशू, इसके हैं गोपीनाथ बरदोली। तो इसकी कुछ ट्रिक मेरे को मिली नहीं, ऐसे अब हर चीज़ में ट्रिक तो लगती नहीं, जो बन रही है मैं वैसे कर रहा हूँ। आपको याद तो सारे ही करने पड़ेंगे क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, तो बाकी इसको ऐसे डायरेक्ट याद कर लेना। सब कमेटी ऑन नॉर्थ ईस्ट इशू गोपीनाथ बरदोली। फिर है रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी, एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग। इसके जो चेयरमैन थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे, ये हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। तो जो प्रेसिडेंट होगा आप ऐसा समझ सकते हो कि सारे रूल्स वही बनाएगा, क्योंकि वो एक तरह से हेड है स्टेट का, तो प्रेसिडेंट है। तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हेड है। फिर स्टीयरिंग कमेटी, इसकी भी हेड है, यानी देश का जो स्टीयरिंग है वो किसके पास है, वो प्रेसिडेंट के पास होगा, क्योंकि पहला पर्सन है, पहला हेड है वो। तो स्टीयरिंग कमेटी हो गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर है एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग। अब नेशनल फ्लैग सबसे ऊपर है, नेशनल फ्लैग सबसे ऊपर है, वैसे अगर आप पूरे देश में बोलो सबसे पहला पर्सन कौन है, वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि वो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट सबसे पहला पर्सन होता। तो आपका जो चेयरमैन था एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, इसके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इन तीनों कमेटी के प्रेसिडेंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर उसके बाद लास्ट आती है, मगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी है। अब क्वेश्चन एग्जाम में क्या बनता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल कितने मेंबर्स हैं, तो टोटल ड्राफ्टिंग कमेटी में जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं 7। तो आपको उन 7 के नाम पता होने चाहिए। अब इसकी मैंने एक ट्रिक थोड़ी सी सोची है, जैसे आप सोच सकते हो कृष्णा हो गया, कृष्णा आपने सोचा। अब देखिए कृष्ण स्वामी, गोपाला, माधवा और कृष्णा, 4 बंदों में तो कृष्णा के नाम आ गए, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। बाकी जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे ये इसके चेयरमैन थे। क्वेश्चन क्या आएगा, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, आपका आंसर को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, तभी इन्हें बोलते हैं द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इसके चेयरमैन थे। बाकी 6 मेंबर कौन थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, N. गोपाली स्वामी अयंगर, फिर है डॉक्टर K.M. मुंशी, सैयद M. सदुल्ला, M.L. मिल्टर थे। अब ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन जाता है, जो M.L. मिल्टर थे पहले ये रिज़ाइन कर देते हैं, क्यों, इल हेल्थ की वजह से। ठीक है, इल हेल्थ की वजह से रिज़ाइन कर देते हैं, और इनकी जगह जो बनते हैं फिर वो होते हैं N. माधवा राव। उसके बाद एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ रखा है कि D.P. खेतान है, इन्हें रिप्लेस कौन करते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी में, तो जो D.P. खेतान है इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, इनकी डेथ हो जाती है, और इनकी जगह जो आते हैं वो आते हैं T.T. कृष्णमाचारी। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। अगर हाई लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा, आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते। बाकी अगर नॉर्मल एग्जाम की तैयारी करो तो उसमें इतना डीप नहीं जाएगा, उसमें आपसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछेगा। तो ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 मेंबर्स होते हैं। चेयरमैन है आपके B.R. अम्बेडकर, मैंने आपको ट्रिक बताई, अब याद कैसे करना है, कृष्णा याद करना। तो अलादी कृष्णा, देखिए कृष्णा यूज हो गया, कृष्ण स्वामी अय्यर, फिर है N. गोपाला स्वामी अयंगर, यहाँ पर गोपाला देखो कृष्णा के नाम हो गया, फिर है N. माधवा राव, तो माधवा ये भी कृष्णा का नाम हो गया, फिर है T.T. कृष्णमाचारी, तो देखिए कृष्णा का नाम। अब 4 का तो आपको पता लग गया। अब इतने सारे मेंबर है तो इनको संभालने के लिए कोई मुंशी होना चाहिए, तो एक है डॉक्टर K.M. मुंशी, और थोड़ा बैलेंस करने के लिए थोड़ा रिलीजन को, तो हम सैयद M. सदुल्ला। तो टोटल आपके 7 मेंबर्स हैं, B.R. अम्बेडकर चेयरमैन थे। तो ये कुछ ट्रिक है मैंने आपको बता दी, इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हो, और आपको सारे याद करने पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, डायरेक्टली आपको पूछ लेगा यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, उसके चेयरमैन कौन थे, तो आप सीधा बोलोगे जवाहरलाल नेहरू कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, सबसे ज़्यादा पावर है, तो जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट PM थे, उनके पास सबसे ज़्यादा पावर थी। तो आप ऐसे आइडिया लगा सकते हो। अब हम देखेंगे प्रियम्बल।
प्रियम्बल क्या है? ये एक तरह से इंट्रोडक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। इससे हमें पता लगता है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके थ्रू हम अपने इंडिया को कैसा देखना चाहते हैं या फिर हमारा इंडिया कैसा है। तो जो प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट है ये हमने कौन सी कंट्री से लिया? ये लिया हमने यूएसए से। ये इंपॉर्टेंट थी कि आपको पता होना चाहिए, जो प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट है ये हमने यूएसए से लिया। यूएसए वाज द फर्स्ट कंट्री टू हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी रिटन है। तो दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, एक होता है रिटन, एक अनरिटन। मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस बता देता हूँ। एक आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है और दूसरा कौन सा होता है? अनरिटन। तो जो अनरिटन होता है वो किसका है? ब्रिटेन का आपका अनरिटन है। रिटन किसका है? इंडिया का रिटन है, यूएसए का रिटन है। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है जो आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो सुप्रीम होता है, यानी आपके कोई भी लॉ बनेगा उसे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होना पड़ेगा। वहीं जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है इसमें पार्लियामेंट सुप्रीम होती है, यानी जो पार्लियामेंट लॉ बना देगा वही लॉ बन जाएगा, उसी को फॉलो करना पड़ेगा। मगर हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे इंडिया देख लो, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पार्लियामेंट लॉ बना तो देगा मगर उसे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जिसमें हमारे जो राइट्स है उनका हनन नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम होता है और अनरिटन में पार्लियामेंट सुप्रीम होता है, यानी पार्लियामेंट लॉ बनाता है और इजीली लॉ बन जाता है, वही फिर कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाता है। ठीक है। बाकी एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें ये दो तरह का भी होता है, मतलब मिक्स है एक तरह से, फ्लेक्सिबल भी है, रिजिड भी है। कुछ लॉ आप इजीली बना सकते हो और कुछ में आपको बहुमत चाहिए होती है, जैसे 2/3 की आपको मेजोरिटी चाहिए होती है। वैसे ही अनरिटन है ये वेरी फ्लेक्सिबल है, इसमें आप इजीली कोई भी लॉ कैसा भी बना सकते हो। ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस आपको पता होने चाहिए। और जो रिटर्न होता है इसकी एक फिक्स डेट होती है कि इसे अडॉप्ट कब किया, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया। जो अनरिटन होता है इसकी कोई फिक्स डेट नहीं होती, यानी कब अडॉप्ट किया कुछ इसका वो नहीं होता, ना कोई फिक्स बॉडी होती है। तो ये थोड़ा मैं आपको आउट ऑफ द बॉक्स बता रहा हूँ। टॉपिक तो हमारा प्रियम्बल का है। तो प्रियम्बल यहाँ पर लिखा है हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है। अब आपको इसमें मैंने कुछ वर्ड्स हैं वो सर्कल किए हैं, इनका आपको मीनिंग पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम प्रियम्बल रीड करते हैं। ये क्या लिखा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity and to promote among them all, fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to us this Constitution. तो ये हमारा प्रियम्बल है, इसमें कुछ वर्ड मैंने सर्कल किए, इनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। जैसे कि पहला वर्ड है सोवरन। तो सोवरन क्या होता है? सोवरन का मतलब होता है, जैसे आप मान लीजिए इंडिया है ये आज़ाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947। तो जब हम आज़ाद हुए अब हम खुद अपनी सारी जिम्मेदारियां ले सकते हैं। जैसे अगर चाइना हम पे हमला करते तो हम खुद डिसाइड करेंगे हमें चाइना पे हमला करना है नहीं करना, हम किसी और कंट्री से नहीं पूछेंगे। तो हम एक सोवरेन कंट्री, हम किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, हम खुद अपने डिसीजन ले सकते हैं। कोई भी ऐसा नहीं हमें एक्सटर्नल दूसरी कंट्री से कुछ पूछना पड़ेगा, जो भी हमारे डिसीजन है हम खुद ले सकते हैं। तो हम जब आज़ाद हुए 15 अगस्त 1947 को तो हम सोवरेन कंट्री बन गए। फिर है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब हुआ जो भी गुड्स एंड सर्विसेज कंट्री के अंदर प्रोड्यूस की जा रही है वो सबको इक्वली दी जाएगी, और जो भी इकोनॉमिकली वीक होंगे उन्हें उनके अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ सब्सिडीज दी जाएगी ताकि सब इक्वल हो जाए। तो जो भी इनइक्वालिटीज़ है सोसाइटी में उसे फिनिश किया जाएगा। तो सोशलिस्ट का मतलब ये होता है। सेकुलर क्या है? सेकुलर का मतलब है इंडिया किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करता, यानी अगर प्रमोट करेगा तो सबको करेगा वरना करेगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया कोई हिंदू स्टेट है या फिर इस्लामिक स्टेट है, ऐसा हम कभी नहीं बोलते। तो इंडिया सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट करता है। आप कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, आप में कोई थोपेगा नहीं कि आपने ये रिलीजन फॉलो करना है। तो इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। फिर है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक आपको पता है इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। यानी क्या हुआ, जो आप इलेक्ट करोगे, जैसे आप MLA MP इन्हें इलेक्ट करते हो, फिर ये आगे जाके आपके लिए जो है डिसीजन लेते हैं, आपके वेलफेयर के लिए स्कीम्स होते हैं उन्हें फॉर्मुलेट करते हैं। तो ऐसा यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी लोगों के द्वारा चुने हुए नेता होते हैं। फिर है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब हुआ यहाँ पर हेरिडिटी रूल नहीं है, जैसे पुराने टाइम में राजा का बेटा राजा बनता था। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक हेड होगा, जैसे हमारा प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड हेड होगा, यानी ऐसा नहीं है एक प्रेसिडेंट होगा उसका बेटा फिर प्रेसिडेंट बन जाएगा, वो अगला जो प्रेसिडेंट बनेगा वो इलेक्शन के थ्रू ही बनेगा। फिर है उसके बाद जस्टिस। जस्टिस कैसा होना चाहिए? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल मतलब जैसे अनटचेबिलिटी है समाज में उसे फिनिश करना है, अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। इकोनॉमिक यानी कुछ लोग गरीब हैं उन्हें सब्सिडीज दी जाएगी ताकि उनकी भी अपलिफ्टमेंट की जा सके। पॉलिटिकल
हर एक बंदा जो 18 साल से अबव है वो वोट कर सकता है। तो ऐसे पॉलिटिकल सबके पास सेम है कि 18 साल की आपको एज चाहिए चाहिए। लिबर्टी क्या होगी, थॉट्स की होगी, एक्सप्रेशन की होगी, बिलीफ की, फेथ की, वर्शिप की। अब आप थॉट की आपको अपनी लिबर्टी है, आप जैसे ट्विटर है उसमें कुछ भी ट्वीट कर सकते हैं, आपको कुछ भी आ रहा है दिमाग में तो आप ट्वीट कर दीजिए। तो आप अपने थॉट एक्सप्रेशन उन्हें, आपके पास लिबर्टी है उन्हें एक्सप्रेस करने की। फिर आप कोई भी गॉड है उसको वर्शिप कर सकते हो, कोई भी रिलीजन है उसको फॉलो कर सकते हो। इक्वेलिटी, इक्वेलिटी का मतलब क्या कि आप सब जो सोसाइटी में वो इक्वल रहेंगे, उनके इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएगी। फैटर्निटी हुआ भाईचारा, आप देख सकते हो जो इंडिया इतना बड़ा है, हर एक आप देखोगे वहाँ पर अलग कल्चर है, अलग भाषा बोली जा रही है, मगर ऐसा है फैटर्निटी भाईचारा है हमारे अंदर, क्योंकि हम इंडियंस हैं, हम एक ही मदर सॉइल से पैदा हुए हैं इंडिया से, तो हम इंडियंस हैं, तो भाईचारा होना चाहिए। लास्ट में ये लिख रखा है, इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे नवंबर 1948 डू hereby अडॉप्ट इनेक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमारा प्रीएम्बल है, कुछ वर्ड्स थे सर्कल, मैंने आपको इनका थोड़ा मीनिंग बता दिया है। तो ये वैसे आपका एग्जाम पॉइंट से इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, मगर ऐसा है हम डीप में पढ़ेंगे हर चीज़। ऐसा नहीं है कि हाँ एग्ज़ाम रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है, आपने अच्छे से चीज़ें पढ़नी है, पूरे दिन में बहुत ज़्यादा टाइम होता है, तो ऐसे यूटिलाइज करना है चीज़ों को, अच्छे से पढ़ो, डीप में पढ़ो, थोड़ा उनको समझने की कोशिश करो, रट्टा नहीं मारना है। अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो वो ज़्यादा टाइम तक आपके दिमाग में रहेगा। अगर आप क्वेश्चन आंसर कर रहे हो तो आप 4-5 दिन बाद भी अगर उन्हें याद करने की कोशिश करोगे तो आप भूल जाओगे, तो 2-3 महीने बाद तो वैसे ही सब कुछ निकल जाएगा। मगर आपने अगर डीप में चीज़ें पढ़ी हो, उनका मीनिंग समझाओ कि हाँ वो चीज़ हो क्यों रही है, क्या चीज़ है वो, अब हर चीज़ एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड होती है। जैसे कि आप यहाँ वर्ड देख सकते हो, सोशलिस्ट, सेकुलर, अब ये हमने 46 अमेंडमेंट 1976 से ऐड किए हैं प्रीएम्बल में। इंटीग्रिटी, जो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी है, ये भी हमने 42nd अमेंडमेंट 1976 से ऐड किया है। तो ऐसे हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है, तभी हम थोड़ा पढ़ रहे हैं डिटेल में। तो ऐसा आगे हम अमेंडमेंट्स करेंगे, आर्टिकल करेंगे, तो वो चीज़ हम कवर ज़रूर करेंगे। तो ऐसा पढ़ना आपको सब कुछ है, ऐसा नहीं कुछ भी छोड़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ नहीं पता क्या आ जाए। तो ऐसा है रिस्क नहीं लेना, पढ़ेंगे, बहुत टाइम होता है पढ़ने के लिए, आप अच्छे से पढ़ो और ऐसे तैयारी दो, अपना बेस्ट दो। बाकी आज की क्लास हमारी इतनी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँगा, जिससे मैं आपके एग्जाम की तैयारी को और भी आसान बना दूँगा।